नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मैं सुमित केशवानी, उनका बेस्ट फ्रेंड, साथ में जिम करता हूँ। 38 साल की उम्र, एकदम बेहतरीन फिटनेस और देश की सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। लेकिन फिर भी एक सुबह अचानक सब खत्म हो जाता है। मतलब कोई वार्निंग नहीं, कोई लंबी बीमारी का इतिहास नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अप्रत्याशित है। सही बात है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के अचानक निधन की। बुधवार की सुबह उनकी तबीयत बिगड़ती है, उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर देते हैं। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण सी दिखने वाली मेडिकल इमरजेंसी अचानक सवालों के घेरे में क्यों आ गई। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का रहस्य नहीं छिपा है। ये एक ऐसी घटना है जहां मेडिकल विज्ञान की सीमाएं, एक बेहद हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार की जटिलताएं और कानूनी प्रक्रियाएं, ये सब आपस में बुरी तरह उलझ गई हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में मृत लाया जाता है ना, तो वो केवल एक दुखद घटना नहीं रह जाती, वो कई तरह की कानूनी और वैज्ञानिक जांच का एक तरह से शुरुआती बिंदु बन जाती है। सही कहा। तो शुरुआत उसी बुधवार की सुबह से करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 38 वर्षीय प्रतीक यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई हैं, उनके साथ ये पूरी घटना घटी। हाँ। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद जहां राजनीति का इतना गहरा प्रभाव है, प्रतीक मुख्य रूप से रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े थे। मतलब उनकी एक पूरी तरह गैर राजनीतिक पहचान थी। बिल्कुल, वो राजनीति से दूर थे। हाँ, तो सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, मतलब अस्पताल लाने से पहले ही मृत। अब आमतौर पर जब हम ऐसी खबर सुनते हैं तो दुख होता है, लेकिन यहाँ से जो प्रक्रिया शुरू हुई उसने इसे एक संदिग्ध मामले की ओर धकेल दिया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब कोई ब्रॉड डेड होता है तो अस्पताल में असल में होता क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जब कोई मरीज ब्रॉड डेड स्थिति में अस्पताल पहुंचता है तो वहां इलाज की तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है। हाँ, जाहिर है। डॉक्टर सबसे पहले पल्स चेक करते हैं, आंखों की पुतलियों की प्रतिक्रिया देखते हैं और ईसीजी के जरिए ये कंफर्म करते हैं कि हार्ट बीट पूरी तरह रुक चुकी है। ठीक है। लेकिन यहाँ से मेडिकल प्रोटोकॉल पूरी तरह से बदल जाता है। आमतौर पर जब कोई मरीज कई दिनों से अस्पताल में एडमिट होता है और उसकी मृत्यु होती है तो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट पर कारण लिख देते हैं, जैसे किडनी फेल होना या कोई इन्फेक्शन। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ब्रॉड डेड मामलों में क्योंकि डॉक्टर ने मरीज को जीवित अवस्था में देखा ही नहीं है, ना ही उसके लक्षणों की कोई स्टडी की है, हाँ। इसलिए मृत्यु का सटीक कारण बताना तकनीकी और कानूनी रूप से असंभव होता है। लेकिन एक मिनट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब अगर किसी को घर पर हार्ट अटैक आता है और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी जान चली जाती है तो उसे सीधे तौर पर नेचुरल डेथ मानकर परिवार को शव सौंप क्यों नहीं दिया जाता? इसमें ये लीगल या कानूनी एंगल बीच में कहां से आ जाता है? कानूनी एंगल इसलिए आता है क्योंकि मेडिकल विज्ञान में मान्यताओं के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, बिना जांच के ये कैसे तय किया जाए कि वो जो हार्ट अटैक था वो नेचुरल कारणों से था या फिर किसी बाहरी रसायन, जहर या अंदरूनी चोट के कारण हृदय गति रुकी थी? बाप रे, ये तो है। डॉक्टर बिना किसी ठोस वैज्ञानिक सबूत के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भविष्य में कोई भी विवाद खड़ा होता है ना, तो वो डॉक्टर कानूनी रूप से जवाबदेह होगा। बिल्कुल, उस पे सवाल उठेंगे। सही बात है। इसलिए जब तक कोई बहुत ही स्पष्ट और प्रमाणित पुरानी बीमारी की हिस्ट्री ना हो, हर ब्रॉड डेड मामले को एक मेडिको लीगल केस के रूप में दर्ज किया जाता है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। ओहो, तो यहाँ से मामला असल में दिलचस्प हो जाता है। जी। क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिको लीगल प्रक्रिया का मामला नहीं रह गया। रिपोर्ट्स में एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस पूरी कहानी का मतलब रुख ही बदल दिया। सुमित का बयान? बिल्कुल। निधन के बाद प्रतीक के करीबी दोस्त सुमित ने कहा, प्रतीक को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, मैं उनका दोस्त हूँ, हम साथ में जिम किया करते थे। कि वो फिटनेस को लेकर बहुत बहुत सजग थे। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है
वो यही बयान है जिसने संदिग्ध हालत में मौत की इन चर्चाओं को हवा दे दी है। सही बात है। ये केवल एक दोस्त का शोक संदेश नहीं है, बल्कि ये मृतक के मेडिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा संकेत है। एक ऐसा इंसान जो नियमित रूप से जिम जाता है, अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखता है और जिसे कोई पुरानी गंभीर बीमारी नहीं है, उसका यूं अचानक ढह जाना, मतलब मेडिकल नजरिए से ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन क्या हम यहाँ जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रहे? मेरा मतलब है, आजकल हम अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जिम करने वाले एकदम फिट दिखने वाले युवाओं को भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, ये बहुत आम हो गया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक बेहद दुखद और प्राकृतिक हार्ट अटैक हो? इसे तुरंत संदिग्ध की कैटेगरी में रखना कितना जायज है? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, फिट लोगों को भी हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें हार्ट की कार्यप्रणाली को 2 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। अच्छा। एक प्लम्बिंग सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल। ये एनालॉजी थोड़ी नई है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, जैसे जिम जाना, अच्छा खाना खाना, तो हम मुख्यतः हृदय के प्लम्बिंग सिस्टम, यानी जो हमारी आर्टरीज हैं, रक्तवाहिकाएं, उन्हें साफ रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम रखना। एकदम सही। इससे ब्लॉकेज का खतरा कम होता है, जो कि पारंपरिक हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है। ठीक है। लेकिन हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है जो धड़कन की रिदम तय करता है। कई बार एकदम फिट इंसान के हार्ट का ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम अचानक किसी अज्ञात कारण से शॉर्ट सर्किट कर जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हाँ, ये किसी अदृश्य जेनेटिक खामी, किसी छिपे हुए इन्फेक्शन या फिर शरीर में किसी असामान्य रसायन के प्रवेश के कारण भी हो सकता है। इसका मतलब है कि घर की पाइपलाइन तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन अचानक बिजली गुल होने से मोटर ने काम करना बंद कर दिया। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। और जब ऐसा होता है तो बाहर से शरीर एकदम स्वस्थ दिखता है। इसलिए सुमित का ये कहना कि हम जिम जाते थे और कोई बीमारी नहीं थी, इस ओर इशारा करता है कि प्लम्बिंग में शायद कोई समस्या नहीं थी। तो फिर वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? इसकी जांच के बिना इसे सीधे प्राकृतिक मौत घोषित कर देना मेडिकल विज्ञान के सिद्धांतों के एकदम खिलाफ होगा। सही बात है। और इसी बात को और भी जटिल बनाने वाली एक और जानकारी रिपोर्ट से मिलती है। बताया गया है कि कुछ समय पहले प्रतीक बीमार हुए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। हाँ, ये रिपोर्ट में था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आए थे। मतलब उनका शरीर एकदम सामान्य स्थिति में आ चुका था। एक इंसान जो बीमारी से रिकवर कर चुका है, उसका अचानक यूं चले जाना, ये तो यार और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मेडिकल नजरिए से अगर देखें तो ये स्थिति सबसे ज्यादा संदेह पैदा करती है। देखिए, जब किसी मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है, तो इसका सीधा से अर्थ है कि उसके सभी वाइटल ऑर्गन्स स्थिर रूप से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो छुट्टी मिलती है ना? अगर एक रिकवर्ड मरीज कुछ ही समय बाद ब्रॉड डेड स्थिति में वापस अस्पताल पहुंचता है, तो डॉक्टर ये जानने के लिए बाध्य हैं कि क्या वो पुरानी बीमारी वास्तव में ठीक हो गई थी, या फिर क्या उसके इलाज के दौरान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई जिसे पकड़ा नहीं जा सका, या ये भी हो सकता है कि इस नई घटना का उस पुरानी बीमारी से कोई लेना देना ही ना हो। बाप रे। हाँ, और इन सवालों के जवाब आप केवल बाहरी लक्षणों से तो दे ही नहीं सकते। ये तो हुई फिटनेस और मेडिकल साइंस की बात, लेकिन जब हम इस घटना के आसपास के माहौल को देखते हैं, तो एक और बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। बिल्कुल। वो राजनीतिक और पारिवारिक माहौल जी, जिसमें वो रह रहे थे। हाँ। क्योंकि किसी भी हाई प्रोफाइल मामले में केवल मेडिकल रिपोर्ट से तो सब कुछ तय नहीं करती। सही बात है, परिवार का डायनामिक बहुत अहम होता है। जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, उसकी संरचना बहुत बहुत अद्वितीय है। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव एक भाजपा नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पद पर हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये पहलू इस पूरी चर्चा को एक पूरी तरह से नए धरातल पर ले जाता है। सोच कर देखिए, एक ही परिवार में एक तरफ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, जिसके मुखिया खुद अखिलेश यादव हैं, और दूसरी तरफ उसी परिवार की एक अहम सदस्य सत्ताधारी पार्टी भाजपा का एक प्रमुख चेहरा है। विचारधाराओं का ये जो स्पष्ट विभाजन है ना, वो इस परिवार के माहौल को सार्वजनिक दिलचस्पी का बहुत बड़ा केंद्र बना देता है।
और देखिए, केवल राजनैतिक विचारधाराओं का विभाजन ही नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ समय पहले अपनी पत्नी अपर्णा यादव से अनबन के चलते प्रतीक यादव सुर्खियों में आए थे। हाँ, ये खबरें तो आई थी। मतलब उनके निजी रिश्तों का जो तनाव था वो पहले ही पब्लिक डोमेन में आ चुका था। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जब किसी के निधन की परिस्थितियां मेडिकल रूप से एकदम स्पष्ट ना हो और उस व्यक्ति के निजी जीवन में हाल ही में तनाव या अनबन की खबरें पब्लिक रही हों, तो समाज और मीडिया इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल अफवाहों को जन्म देता है या वास्तव में जांच की दिशा को प्रभावित करता है? समाजशास्त्रीय और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जांच की दिशा को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अच्छा। जब पारिवारिक मतभेद सार्वजनिक होते हैं ना, तो पुलिस और जांच एजेंसियों पर यह भारी दबाव होता है कि वो हर एक संभावना की जांच करें, चाहे वो कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो। वो इसे चुपचाप प्राकृतिक मौत मानकर फाइल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर तुरंत पक्षपात या तथ्यों को छिपाने के आरोप लग सकते हैं। सही बात है। ऐसे में जांच एजेंसियां अति सावधानी के सिद्धांत पर काम करती हैं, अंग्रेजी में जिसे अबंडेंट कॉशन कहते हैं। बिल्कुल। और इसी अति सावधानी का सबसे बड़ा उदाहरण हमें अखिलेश यादव के उस बयान में देखने को मिलता है। निधन की खबर के बाद जब अखिलेश यादव लखनऊ स्थित KGMU जो मेडिकल कॉलेज है वहां के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे जांच की मांग को लेकर सवाल किया। हाँ। उनका जवाब बहुत ही सधा हुआ था। उन्होंने कहा, परिवार जो भी कहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। इस बयान का अगर हम थोड़ा डीप एनालिसिस करें तो ये केवल एक शोकाकुल भाई का बयान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक अत्यंत अनुभवी राजनेता का बयान है जो राजनीतिक और पारिवारिक जमीन की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानता है। मैं भी यही सोच रहा था। ये एक बहुत ही न्यूट्रल बयान है। मतलब उन्होंने खुद आगे बढ़कर किसी जांच की मांग नहीं की, ना ही किसी पर कोई आरोप लगाया, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव एक अलग राजनीतिक विचारधारा और सत्ताधारी दल का हिस्सा है। अगर अखिलेश यादव अपनी तरफ से किसी विशेष जांच की मांग कर देते तो इसे तुरंत एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता था। हाँ, फिर तो बवाल हो जाता। बिल्कुल, जिससे पारिवारिक विवाद एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल सकता था। परिवार जो कहेगा, ये कहकर उन्होंने बहुत ही कुशलता से फैसले की जिम्मेदारी परिवार के असामूहिक निर्णय पर छोड़ दी। सही बात है, प्रशासन पर भी लागू होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी विपक्षी नेताओं द्वारा भी शोक व्यक्त किया गया। ये दिखाता है कि इस घटना ने पूरे के पूरे राजनीतिक गलियारे को प्रभावित किया है। जब इतने सारे अलग अलग खेमों की नजरें एक ही मामले पर टिकी हों तो पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं रह जाती, वो एक अनिवार्यता बन जाती है। और पारदर्शिता की इसी अनिवार्यता ने हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे तकनीकी और अहम हिस्से तक पहुंचाया है, यानी पोस्टमार्टम और जांच की वो मांग जो अब एकदम सार्वजनिक हो चुकी है। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि शव का लखनऊ स्थित KGMU में पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन मामला केवल पोस्टमार्टम तक सीमित नहीं रहा। टेकन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट रूप से कहा है, सामान्य मौत में पोस्टमार्टम नहीं होता, जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये मांग वास्तव में उस गहरे अविश्वास को दर्शाती है जो अक्सर हाई प्रोफाइल मामलों में सिस्टम के प्रति देखने को मिलता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक सामान्य पुलिस जांच और ये जज की निगरानी में जांच में बुनियादी अंतर क्या होता है? मतलब एक विधायक पुलिस की जांच पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? इसे ऐसे समझिए, सामान्य परिस्थितियों में अप्राकृतिक या संदिग्ध मौत की स्थिति में पुलिस CRPC की धारा 174 के तहत इंक्वेस्ट या पंचनामा करती है और जांच आगे बढ़ाती है। ठीक है। अब पुलिस सीधे तौर पर राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन काम करती है, जो सत्ताधारी पार्टी के पास है। बिल्कुल। लेकिन जब मृतक का संबंध एक बड़े राजनीतिक दल से हो और उनकी पत्नी उसी सत्ताधारी दल से जुड़ी हो, तो विपक्ष को ये आशंका हो सकती है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव डाला जा सकता है या तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। यानी उन्हें लगता है कि राज्य की मशीनरी निष्पक्ष काम नहीं कर पाएगी। ठीक कहा। जज की निगरानी में जांच का मतलब है कि जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो या कोई SIT, वो सीधे एक मौजूदा या रिटायर्ड जज को रिपोर्ट करेंगी। अच्छा। न कि सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी को। न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होती है, तो इस मांग का मूल उद्देश्य यही है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस पर सत्ता या राजनीति की कोई परछाई न पड़े।
ये एक तरह से पुलिस प्रशासन पर अविश्वास का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक ऐलान है। ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि चीजें कितनी उलझी हुई हैं। अब जब पोस्टमार्टम हो चुका है तो आगे क्या होता है? कई बार हम सुनते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण अज्ञात या अननोन बता दिया जाता है। ऐसा अक्सर होता है। अगर यहाँ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि होती है लेकिन उसका कारण समझ नहीं आता, मतलब ना कोई बड़ी ब्लॉकेज दिखती है, ना कोई शारीरिक चोट, तो डॉक्टर अगली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जिसे विसरा एनालिसिस कहते हैं। एक सेकंड, जो लोग इस प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि विसरा असल में शरीर के आंतरिक अंगों के सैंपल्स को कहते हैं। सही? बिल्कुल सही। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों जैसे पेट, लिवर, किडनी और आंतों के छोटे हिस्से सुरक्षित निकाल लिए जाते हैं। इन्हें खास रसायनों में सुरक्षित रखकर राज्य की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL भेजा जाता है। वहां साइंटिस्ट इन अंगों का केमिकल एनालिसिस करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि शरीर में कोई सूक्ष्म टॉक्सिन, जहर, दवा का ओवरडोज या कोई ऐसा रसायन तो मौजूद नहीं था जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि असली सच सामने आने में तो हफ्तों या शायद महीनों लग सकते हैं। हाँ, विसरा जांच की रिपोर्ट आने में अक्सर काफी लंबा समय लगता है और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हर तरह की थ्योरीज और अटकलें पब्लिक डोमेन में बनी रहती हैं। सुमित के वो फिटनेस वाले बयान और पारिवारिक अनबन के बैकग्राउंड के चलते इस विसरा रिपोर्ट का महत्व कई गुना बढ़ गया है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का यूं चले जाना ये केवल एक राजनीतिक परिवार का निजी दुख नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का एक बहुत ही गहरा अध्ययन बन गया है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन और उसकी मृत्यु समाज, राजनीति और विज्ञान के चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। और ये भी कि सूचना के इस दौर में एक छोटा सा बयान कैसे पूरे के पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। ठीक कहा आपने। हमने शुरुआत की थी एक अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी से, फिर हमने देखा कि कैसे उनके दोस्त सुमित का एक बयान कि हम साथ जिम जाते थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उस इमरजेंसी को एक संदिग्ध हालत के दायरे में ले आया। हमने मेडिकल विज्ञान के वो प्लम्बिंग बनाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी समझा, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि फिटनेस अचानक होने वाली मृत्यु को पूरी तरह नकार तो नहीं सकती, लेकिन वो गहन जांच की मांग जरूर करती है। इसके अलावा हमने उस बहुत ही जटिल पारिवारिक और राजनीतिक ताने बाने का भी विश्लेषण किया। हाँ, ये देखा कि कैसे अलग अलग विचारधाराओं वाले सदस्यों का एक साथ होना और निजी अनबन की पब्लिक नॉलेज किसी भी जांच प्रक्रिया को मतलब कितनी संवेदनशीलता से भर देती है। बिल्कुल। अखिलेश यादव का परिवार जो कहेगा वाला बयान इसी संवेदनशीलता और उस अति सावधानी का परिणाम था। सही बात है। और अंततः विधायक द्वारा की गई जज की निगरानी में जांच हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में न्याय और पुलिस प्रणाली को लेकर कितना गहरा अविश्वास मौजूद है। ये पूरी स्थिति हमें दिखाती है कि जो घटना बाहर से केवल एक ब्रॉड डेड का साधारण मामला लग रही थी, वो अंदर से कितनी जटिल परतों में लिपटी हुई है। बिल्कुल। जब कोई परिवार सार्वजनिक जीवन जीता है ना, तो उनकी सबसे निजी घटनाएं भी पब्लिक ऑडिट का विषय बन जाती हैं। आप अपने दुख को बस बंद दरवाजों के पीछे नहीं जी सकते। ये सार्वजनिक जीवन जीने की वो कीमत है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस मामले में भी हर एक मेडिकल रिपोर्ट, हर एक बयान और हर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। हम इंसान ना अक्सर स्पष्टता की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बीमारी का एक कारण हो, हर घटना की एक लॉजिकल वजह हो। लेकिन प्रतीक यादव का मामला ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा देखभाल की गई मशीन भी रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर सकती है। अब सारा दारोमदार उस पोस्टमार्टम और संभावित विसरा रिपोर्ट पर टिका है। बिल्कुल। क्या ये रिपोर्ट केवल एक साधारण मेडिकल दस्तावेज बनकर सामने आएगी जो किसी अदृश्य जेनेटिक या प्राकृतिक कारण की पुष्टि करेगी, या फिर वो किसी ऐसे अनपेक्षित सच से पर्दा उठाएगी जो अभी तक खामोशी में छिपा हुआ है? जब बात राजनीति, परिवार और मेडिकल रहस्य के संगम की हो, तो आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ सामने आएगा, इस पर न केवल उस परिवार की बल्कि पूरे राज्य की नजरें टिकी रहेंगी।
ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसी विचारोत्तेजक नोट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। उन तथ्यों, प्रक्रियाओं और परतों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई स्रोत सामग्री और एक नए विश्लेषण के साथ।